Hi guys, I hope you are doing good. Finally, the ICSI CS Professional June 24 exams are over, and now it is important for you to evaluate yourself in terms of what you have done in the exams, as it will help you plan your upcoming days accordingly. To help you with that, in this video, I am discussing June 24 SACM DD paper and the probable answers to the questions. Also, the purpose of this video is not to create fear or negativity among the students with respect to whether they will clear the exam or not. The only purpose of this video is to help you get a fair idea about your performance so that you can work accordingly. So, without wasting any time, let's get started. After successfully conducting test series for the last two attempts, we are soon coming up with a bunch of things for December 24, including test series and revision videos. The enrollments for CS Professional new syllabus and CS Executive new syllabus test series will tentatively commence from 15th July onwards, and for CS Professional old syllabus from 1st of September onwards. If you have any inquiries with respect to the test series, please feel free to reach out to us at the number visible on the screen. Also, while watching the video, if you find the video helpful, please make sure to hit the like button so that YouTube shares this video with other students and they also get benefited from this video. In the month of May, Siddharth Sharma and I created a must-see topics document for all the 7 main subjects of CS Professional Old Syllabus, and we shared this document with the students through LinkedIn. And very humbly, I would like to tell you that 66 marks SSCM DT paper comprises of the topics which we highlighted as must-see topics in that document, and I will show you the same in this video. So wherever MST has been written corresponding to the question, it means that particular question has been asked from the must-see topics. तो ये आपका डीडी का पेपर है और ये मॉड्यूल ओपन करके रखा है मैंने आंसर्स शो करने के लिए, एंड ये मस्ती टॉपिक्स का डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर इसके अंदर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड था कि एक फॉर्मर सिक्योरिटी ऑफिसर बीके ऑफ ईएसए लीक द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स दैट रिवील्ड एक्सटेंसिव ग्लोबल सर्विलेंस प्रोग्राम्स ऑपरेटेड बाय ईएसए। द लीक्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड डिटेल्स अबाउट द बल्क कलेक्शन ऑफ फोन रिकॉर्ड्स एंड इंटरनेट कम्युनिकेशंस। तो बेसिकली ये किस चीज से रिलेटेड था? कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड। इसके अंदर आपसे पूछा था कि क्या स्टेप्स ईएसए को लेना चाहिए फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डीलिंग विद द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर। एक तो ये चीज आपसे पूछी थी। दूसरा पूछा था एक्सप्लेन ऑल्सो रिटर्न कॉन्फिडेंशियलिटी की रिटर्न कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। तो ये जो है इसका आंसर आपको ये क्वेश्चन आपको आया था चैप्टर नंबर 3 से। आंसर इसका दिया है पेज नंबर 70 पर। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये सजेस्टिव स्टेप्स जो है फॉर प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये इसके अंदर आपको लिख करके आना था। और जो रिटर्न कॉन्फिडेंशियलिटी आपसे पूछा उसमें आपको लिख के आना था कि रिटर्न कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्राइब करता है बोथ द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसको कॉन्फिडेंशियल माना जाएगा और प्रोसीजर जो कि एम्प्लॉइज को फॉलो करना ही है फॉर प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड डीलिंग विद द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये रिटर्न कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर लिखा होता है। तो ये आपको लिख करके आना था सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर में। और फिर आपको जो है पहला वाला जो पार्ट है, पहले वाले पार्ट में आपको ये जो नीचे के पॉइंट्स दिए ये लिख करके आने थे, जितने भी सारे ये पॉइंट्स दिए। तो ये इसका जो है आंसर है। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये एमएसटी में से ही आया था, मस्ती टॉपिक्स में से। इसमें पेज नंबर 70 चैप्टर नंबर 3 में ये रहा, सजेस्टिव स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा उन्होंने बी वाला, वो पूछा था प्रॉपर्टी टाइटल सर्च से रिलेटेड कि जेड ने परचेस करी है प्रॉपर्टी फ्रॉम एक्स। प्रायर टू द परचेस जेड कंडक्टेड अ सर्च ऑन इट्स ओन एंड फेल्ड टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग लेन ऑन द प्रॉपर्टी। ये पूरा आपको एक बैकग्राउंड दिया था उन्होंने केस बना करके, और फिर पूछा था आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन व्हिच टाइप ऑफ सर्च जेड वुड हैव कंडक्टेड एंड बाय हुम। ठीक है, कौन सी वो कंडक्ट जो है करेगा और किसके थ्रू करवाएगा। ऑल्सो एक्सप्लेन 6 अदर इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्च। तो ये प्रॉपर्टी टाइटल सर्च का जो क्वेश्चन है वो आया था आपको चैप्टर नंबर 4 से, पेज नंबर 84। पेज नंबर 84 पर ये दिया हुआ है, ये रहा। तो ये प्रॉपर्टी टाइटल सर्च का ये पूरा आपको लिख करके आना था इसके अंदर, ठीक है। और ऑब्वियसली यार एक्सपर्ट जो होते हैं है ना, वो इसको करेंगे तो कौन किससे करवा सकता है? वो एक्सपर्ट से करवा सकता है, ठीक है। जो भी इस काम का एक्सपर्ट है उससे करवा सकते हैं। प्लस ये उसके आपको उसमें लिख देना था इलस्ट्रेशन के अंदर जो पूछा ना आपसे कि 6 अदर इलस्ट्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्च। तो इसमें तो वो क्या चीज देखने की कोशिश कर रहा था, जो एक्जिस्टिंग लेन वगैरह है, ठीक है। बट एक्जिस्टिंग लेन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो आपको पता चलती है जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये आपको लिख करके इसके अंदर आ जाना था। और सारे नहीं लिखने थे इसके अंदर, आपको सिर्फ कितने लिखने थे? 6 लिखने थे इसके अंदर आपको, ठीक है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा उन्होंने वो पूछा था व्हाट विल बी द व्यूज एंड एक्शंस टेकन बाय डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट ऑफ आईसीएसआई ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट ऑन अराइविंग एट अ प्राइमा फेसी ओपिनियन की एलिज्ड मिसकंडक्ट हुआ है एंड वेयर द डायरेक्टर डिसिप्लिन इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ मेंबर इज गिल्टी ऑफ एनी प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट जो कि मेंशन्ड है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर एंड सेकंड शेड्यूल के अंदर। तो दोनों में क्या बेसिकली पनिशमेंट आपको जो है मिलता है मिसकंडक्ट के लिए, वो आपको बताना था दोनों शेड्यूल के अंदर। और साथ में उन्होंने पूछा था स्पेसिफाई बिफोर हुम द मैटर विल बी प्लेस्ड इन बोथ द केसेस। अगर फर्स्ट शेड्यूल में फॉलो होता है तो किसके सामने मैटर रखा जाता है, और अगर सेकंड शेड्यूल में फॉलो होता है तो किसके सामने मैटर रखा जाता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 से आपसे पूछा था, पेज नंबर 140 पे ये दिया हुआ है, ये रहा।
यहाँ पर दिया हुआ है ये आपको, यहाँ पर ये मिसकंडक्ट वाला ये जो आपको दिया हुआ है इसमें ये वाली चीज, ठीक है, 140 पे ये पेज नंबर जो 140 में ऑब्लिगेशंस एंड पैनल प्रोविजंस दिए हैं, ऑब्लिगेशंस एंड पैनल प्रोविजंस के अंदर जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के बारे में आपको दिया हुआ है, सेकंड वाला पॉइंट यहाँ से आया था। तो फर्स्ट शेड्यूल में मैटर किसके सामने प्लेस होता है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के सामने, और सेकंड शेड्यूल में होता है डिसिप्लिनरी कमिटी के सामने। तो ये तो हो गया आपका ये जो नीचे उन्होंने पूछा उसका आंसर, ठीक है। और क्या पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट के लिए पनिशमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी मैटर्स प्लेस करे जाएंगे बीओडी के सामने, यानी जो आपका फर्स्ट शेड्यूल वाला केस है उसमें ये एबीसी वाला पॉइंट्स, और उसके बाद जो आपका सेकंड शेड्यूल वाला है उसके अंदर ये एबीसी वाले पॉइंट्स, तो ये आपको लिख करके आना था। ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका एमएसटी में से ही बना है, मस्ती टॉपिक्स में से, है ना। इसके अंदर सिक्स्थ के अंदर ये रहा ऑब्लिगेशंस एंड पैनल प्रोविजंस। तो ऑब्लिगेशन एंड पैनल प्रोविजन जिसमें आपको दोनों बताया हुआ है, कंपनीज एक्ट के क्या होंगे और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के क्या होंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको बनाया था उन्होंने। उसके बाद में नेक्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा वो पूछा था किसके ऊपर, जो केवाईसी के कारण फ्रॉड होते हैं, ठीक है ना, जो फ्रॉड होता है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट केवाईसी, उसके ऊपर ये पूरा केस आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर पूछा था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रॉड इन द अबव केस एंड लिस्ट 8 अदर मेजर फ्रॉड्स जो कि हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम्प्लीट केवाईसी। इनकम्प्लीट केवाईसी के कारण और क्या क्या फ्रॉड्स जो है वो हो सकते हैं, ये आपको 8 ऐसे और फ्रॉड्स बताने थे, ठीक है, 8 अदर फ्रॉड्स, प्लस इस केस में जो फ्रॉड हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना था कि वो किस तरीके का फ्रॉड है। तो ये आपको दिया है पेज नंबर 113 चैप्टर नंबर 5 से आपसे पूछा था उन्होंने। पेज नंबर 113 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 113 ये रहा आपका, ठीक है। इसके अंदर आपको ना ये जो लिखा है ऑनलाइन फ्रॉड थ्रू इनकम्प्लीट केवाईसी, ये जो टाइप ऑफ फ्रॉड आपसे पूछा है कौन सा टाइप है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड। तो आपको टाइप के अंदर लिखना था टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड, और जो 8 और आपसे पूछे उन्होंने, ठीक है ना, वो 8 और जो है उसके अंदर आपको लिख करके आने थे यहाँ से कि मेजर फ्रॉड्स जो कि हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम्प्लीट केवाईसी, ठीक है, यहाँ से लिख करके आने थे। बहुत सारे आपको दिए हुए हैं, ठीक है, कि इस तरीके के फ्रॉड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये वाली चीज जो है वो आपको लिख करके आने की जरूरत लाइक मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी, ठीक है ना, इसमें ये नहीं आएगा। इसके अंदर जो है आपका ये चीजें आएंगी, ठीक है, जो ऊपर अभी हमने देखी ये वाली चीज, मेजर फ्रॉड्स, बिकॉज यहाँ पर वो यही पूछ रहा है लिस्ट 8 अदर मेजर फ्रॉड्स व्हिच कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इनकम्प्लीट केवाईसी। मेजर फ्रॉड्स और कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसी में से इसी के अंदर से आपको लिखना था, ये जो लिस्ट दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। ये लिखने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं थी, हो सकता है कि कुछ लोगों ने लिखा हो, बट जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ सही हो, ठीक है। विल सी की गाइडलाइन आंसर में क्या आता है। देन उसके बाद अगला जो क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा था, ठीक है, वो पूछा था आपसे किसको लेकर के, एक ये स्टेटमेंट जो है वो दिया था इन्होंने, ठीक है। स्टेटमेंट है ये विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम, इन बोला था विद रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट डू यू एग्री दैट कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉज थ्रू अ कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम कैन प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स एट सेवरल लेवल्स, ठीक है। ये चीज आपसे पूछी थी उन्होंने, तो ये सीधे सीधे यार उन्होंने उठा लिया वहां से जो मॉड्यूल के अंदर लाइन दी होती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से बनाया था उन्होंने, पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 12 आपका ये रहा, ठीक है, यहाँ से पूछा ये सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट, इसमें लाइन लिखिए कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉज थ्रू अ कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम कैन प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स एट सेवरल लेवल्स। तो इसी को थोड़ा सा उन्होंने और बढ़ा दिया लाइन को, है ना, ऊपर ये और चीजें ऐड कर दी, बट मेन तो ये पूछना चाहते थे सिग्निफिकेंस क्या है कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट की, तो आपको ये पॉइंट्स इसके अंदर लिख करके आने थे। ये क्वेश्चन भी आपका एमएसटी में से ही बना है। अगर फर्स्ट वाला देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट वाले में ये रहा सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा आपसे वो पूछा था कि एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 21 जो है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना था। तो ये अमेंडमेंट में से आया, ये बुक में नहीं है, आपको स्मॉल एलएलपी क्या होता है, ठीक है, या पेनल्टी क्या पेबल है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द एलएलपी एक्ट बाय स्मॉल एलएलपी और स्टार्टअप एलएलपी और बाय इट्स पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर। हालांकि जो ये थर्ड वाला पॉइंट है कि इफ अ पर्सन हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर 150 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्या उसको कंसिडर करा जा सकता है एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर बीइंग अ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एन एलएलपी। तो इसका आंसर आएगा यस, बिकॉज एलएलपी के केस में जो 182 डेज की रिक्वायरमेंट है उसको रिलैक्स करके 120 डेज कर दिया है, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन की बात आपकी बुक में दी है, हालांकि 120 डेज का फिगर स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन ये चीज आपको वहां पर दी हुई है और ये भी एमएसटी के अंदर से आया था, एलएलपी कंप्लायंसेस के अंदर से। तो यहाँ पर अगर हम आए, ठीक है, इसका पेज नंबर है पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 ये रहा, ठीक है। एलएलपी के बारे में यहाँ पर ये रिलैक्सेशन की बात इन्होंने करी है, ये बस 120 डेज इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है, लेकिन ये रिलैक्सेशन की बात इन्होंने यहाँ पर करी है। तो ये इसी के अंदर से आया था, मस्ट सी टॉपिक्स में इसको मार्क करा था एलएलपी वाले को, ये कंप्लायंसेस बाय एलएलपी, कंप्लायंसेस बाय एलएलपी का ही ये पूरा जो है आपका टॉपिक है, कंप्लायंसेस बाय एलएलपी, ठीक है। उसके बाद में सी वाला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वो ये पूछा कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने इशू करवाया अपने यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड व्हिच आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और उन्होंने उस कंपनी सेक्रेटरी को एज अ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करा है। तो क्या अपॉइंटमेंट डी का वैलिड है,
and list any 3 actions under regulation number 6 of the SEBI LODR for which compliance officer of a listed company is responsible. तो ये आपसे पूछा था चैप्टर नंबर 7 से, पेज नंबर 153 पे दिया है। इसका आंसर है कि यस, डी का अपॉइंटमेंट वैलिड है, बिकॉज सीएस को ही आपको अपॉइंट करना होता है एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, और फिर 3 और चीजें जो रेगुलेशन 6 के अंदर दी है वो आपको लिखनी थी। तो पेज नंबर 153 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 153 ये रहा यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, रेगुलेशन 6 के अकॉर्डिंग लिस्टेड कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ क्वालिफाइड सीएस एज द कंप्लायंस ऑफिसर, और फिर ये पॉइंट्स आपको दिए हुए ये आपको लिख करके आने थे इसके अंदर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा उन्होंने वो पूछा, प्री सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स इज नॉट अ रूटीन या मैकेनिकल एक्सरसाइज बट अ सीरियस टास्क एंड इन्वॉल्व साउंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन वेरीफाइंग द स्टेटमेंट्स मेड इन द रिस्पेक्टिव फॉर्म्स एंड अदर पॉइंट्स आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद द रेलेवेंट रूल्स। इस पे कमेंट करने के बाद ये भी मॉड्यूल से उन्होंने लाइन उठा ली। ठीक है, पेज नंबर 127 चैप्टर नंबर 6 से आया आपका क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है। ये पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड with regard to pre-certification, इसके अंदर ये लाइन दी है, pre-certification of forms is therefore not a routine or mechanical exercise but a serious task and involves sound application of mind in verifying the statements made in the respective forms after due considerations of the provision of the act read with relevant rules। यही लाइन दे दी, तो यही आपको लिख करके आने थे यार, ये वाले जो पॉइंट्स है। ठीक है, नीचे ये पूरा आपका जो इसके अंदर आ जाता। अब ये वाला जो आपको आया था क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपका एमएसटी से आया था। तो इसके अंदर जो आपका 6th वाला है, ये 6th वाले के अंदर पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड विद रिगार्ड टू प्री सर्टिफिकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो था, when the aggrieved investors whose grievance against a listed company, registered intermediary या market infrastructure institution remain unresolved, वो स्कोर का जो है यूज कर सकते हैं। तो स्कोर के बारे में आपसे पूछा था, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, बिकॉज ये कहीं पे भी आपको दिया हुआ नहीं है बुक के अंदर कि स्कोर के बारे में उन्होंने कुछ दिया हो, बट आपने पढ़ा हुआ यार एक्सी लेवल पे भी जो है ये है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसको लिख देना था। फिर उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा वो था कि बीएनपी कंपनी वाज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको उन्होंने लिख करके दी ऊपर, कॉन्टेक्स्ट उन्होंने जो है दे दिया। उसके बाद उन्होंने ये चार्जेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ ये पूछा कि कैसे रेक्टिफिकेशन हो सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ऑल्सो स्पेसिफाई दी अदर केसेस जहां पे रेक्टिफिकेशन करना पड़ सकता है। ये रेक्टिफिकेशन कैसे हो सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और भी जो भी केसेस होते हैं, ठीक है, जहां पर रेक्टिफिकेशन करना पड़ सकता है वो बताने थे। ये आया था चैप्टर नंबर 4 से, पेज नंबर 79 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 79 ये रहा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, तो ये आपको जो है इसके अंदर लिख करके आना था। फिर उसके बाद में आगे उन्होंने आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिकेट द ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी जिन्होंने लिस्ट करवाया अपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, इक्विटी, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अंडर सेबी एलओडीआर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अबाउट बोर्ड मीटिंग, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट, सर्टिफिकेट फ्रॉम पीसीएस एंड रिकॉर्ड डेट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था चैप्टर नंबर 2 से, पेज 45 एंड 46 पे दिया है। यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट है आपका, ये वाली टेबल है, obligations of listed entity which has listed its specified securities, that is equity or convertible securities। ठीक है, और ये किस मेन हेडिंग के अंदर दिया है आपको, कंप्लायंसेस अंडर सेबी एलओडीआर के अंदर। कि सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग क्या कंप्लायंस करनी होती है, उसमें ये वाला जो पॉइंट है, इस टेबल के अंदर जितने भी आपको ये पॉइंट्स दिखे हैं, प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अबाउट बोर्ड मीटिंग, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट, देन सर्टिफिकेट फ्रॉम पीसीएस एंड रिकॉर्ड डेट, ये आपको लिख करके आने थे जो भी इनकी टाइमलाइंस वगैरह है। ठीक है, अब ये वाला भी आपको एमएसटी से आया है। एमएसटी में सेकंड चैप्टर पे अगर आते हैं, तो सेकंड चैप्टर में यहाँ ये लिखा हुआ है, कंप्लायंसेस अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। उसके बाद नेक्स्ट आपसे इन्होंने पूछा था कि जेकेएल लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी और इनकॉर्पोरेट है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसने फाइल नहीं करा एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 ऑन द फॉलोइंग टू ग्राउंड्स, कंपनी हैज बिकम इनऑपरेटिव एंड एजीएम शेड्यूल्ड ऑन 30 सितंबर 22 वाज नॉट हेल्ड। तो रेलेवेंट प्रोविजन साइट करते हुए सबसे पहले तो साइट मतलब रेलेवेंट प्रोविजंस लिखने हैं आपको, ठीक है, जो भी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है। फिर आंसर करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। पहला, इज देयर एनी रेमेडी अवेलेबल टू फाइल द एनुअल रिटर्न व्हिच वाज नॉट फाइल्ड अर्लियर ऑन टाइम। तो यस, आप कर सकते हो एडिशनल फी के साथ में। ठीक है, पेज नंबर 135 से आया था ये क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर आपका है 6, चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 135 से आया था। तो पहले का आंसर है यस, कर सकते हैं, रेमेडी अवेलेबल है बट एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। सेकंड में पूछा, इज द एक्ट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय जेकेएल लिमिटेड इन बोथ द सेट केसेस जस्टिफाइड। तो इसका आंसर है नो। ठीक है, आपको फाइल करना ही पड़ता है चाहे आप इनऑपरेटिव हो या आपकी एजीएम ना हुई हो। एंड लास्ट में पूछा, स्पेसिफाइड टू केसेस जब कंपनी रिलिंक्विश कर सकती है फ्रॉम फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। इसका आंसर है जब कंपनी वाउंड अप हो गई है या फिर कंपनी का नेम जो है वो स्ट्रक ऑफ कर दिया गया। ये दो केसेस हैं, ये भी आपको वहां पर दिए हुए हैं। तो पेज नंबर 135 पे चलते हैं सीधे, पेज नंबर 135
ये रहा पेज नंबर 135 पे ये जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, इसके अंदर आप देखो यहाँ लिखा है कि कंपनी जो है एक्सक्यूज नहीं कर सकती है खुद को फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑन द प्ली की एजीएम वाज नॉट हेल्ड एज पर सेक्शन 403 एनुअल रिटर्न जो है 92 का अगर फाइल नहीं करा जाता है विद इन द ड्यू डेट उसको फाइल कर सकते हो आप ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फी एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो कि 100 रुपीज पर डे से कम की नहीं होगी, डिफरेंट अमाउंट प्रिस्क्राइब करे जा सकते हैं डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज के लिए। तो ड्यू डेट में नहीं करा तो बाद में भी कर सकते हैं। एजीएम अगर आप हेल्ड नहीं करते हो तो आपको 60 डेज के अंदर फाइल करना पड़ता है फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड। आपकी जिस दिन मीटिंग हो जानी चाहिए थी वहां से 60 डेज में आपको करना पड़ता है, तो बच नहीं सकते। फिर ये जो लास्ट एक पैरा दिया है इस पे उन्होंने बाकी के क्वेश्चन बना दिए। इसमें लिखा है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी स्केप नहीं कर सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न इवन इफ द एजीएम इज नॉट हेल्ड और द कंपनी इज इनऑपरेटिव। कंपनी इनऑपरेटिव भी है या एजीएम नहीं भी हुई है तो भी आपको फाइल करना पड़ेगा। एंड दिस सेक्शन कास्ट एन इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू फाइल द रिटर्न। और ये जो रिक्वायरमेंट है इसको रिलिंक्विश करा जा सकता है सिर्फ दो केसेस में, जब कंपनी जो है वो वाउंड अप हो गई है या उसका नेम जो है वो क्या कर दिया गया, स्ट्रक ऑफ कर दिया गया फ्रॉम द रजिस्टर मेंटेन बाय आरओसी। तो यहां से आपसे उन्होंने क्वेश्चन जो है पूछा। अब ये जो आपका है ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो पूछा मटेरियलिटी कैन बी डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ एन ओमिशन और मिसस्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कमेंट एंड लिस्ट आउट एनी फोर प्रिंसिपल्स जो कि ऑडिटर को एडर करना चाहिए जब वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। तो ये आपको आया था चैप्टर नंबर 15 से, पेज नंबर 364 के ऊपर दिया, ये पेज नंबर 364 ये रहा, यहाँ से आई है। इसमें यही लाइन लिखी हुई है मटेरियलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एन ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और फिर उसके बाद में नीचे आपको चारों प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। ये लाइन भी लिखी है ऑडिटर शैल कंसीडर मटेरियलिटी व्हाइल फॉर्मिंग हिज ओपिनियन एंड अदर टू। तो ये आपको इसके अंदर लिख करके आना था। देन उसके बाद बी वाला जो पॉइंट है, बी के अंदर आपसे पूछा व्हाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर एंड कस्टमर रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक असाइनमेंट्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर द ऑडिट फर्म एसएस एंड को शुड एस्टैब्लिश फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स एंड फॉर देयर अप्रूवल एज क्लाइंट्स। ये भी आपको जो है इन्होंने चैप्टर नंबर 17 से पूछा है, पेज नंबर 418 जो आईसीएसआई का गाइडेंस मैनुअल दिया हुआ है उसमें से क्वेश्चन आया ये रहा, ये जो है ठीक है इसके अंदर यहाँ पे आप आगे ये रहा, यहाँ से ये क्वेश्चन आया ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है आपका क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर एंड कस्टमर रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक असाइनमेंट, इसमें 28 नंबर का जो है फर्म शुड एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट एंड फॉर देयर अप्रूवल एज क्लाइंट्स। इवैल्यूएशन प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो यही पॉइंट्स आपको लिख कर आने थे इसके अंदर ठीक है। ये भी आपका एमएसटी में से ही आया है। एमएसटी के अंदर ये मार्क करा था हम लोगों ने कि आईसीएसआई गाइडेंस मैनुअल आपको करके जाना चाहिए। काफी सारे लोग ये वाली चीज छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देखो ये रहा चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 में आईसीएसआई गाइडेंस मैनुअल ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर से ही ये क्वेश्चन जो है उन्होंने आपको पूछा था, आईसीएसआई गाइडेंस मैनुअल ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे उन्होंने पूछा क्वेश्चन वो क्वेश्चन था सस्पिशन को डिफाइन करना, डिफाइन द टर्म सस्पिशन एंड लिस्ट आउट 8 ट्रांजैक्शंस व्हिच मे बी कंसीडर्ड सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस और जिनमें डिटेल्ड ऑडिट करने की जरूरत पड़ती है ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था यार, ये ऊपर जो भी दिया ये सब बैकग्राउंड के लिए दिया था, अगर आप नहीं भी पढ़ते ऊपर का तो भी ये सॉल्व हो जाता। ये इसके अंदर चैप्टर नंबर 16 से आया है, पेज नंबर 385 के ऊपर दिया हुआ है ये चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर कौन सा, सॉरी 16, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 के अंदर चैप्टर नंबर 16 में 385 ये रहा ठीक है सस्पिशन। तो ये पूरा बताना था यार इसके अंदर आपको है ना, ये पॉइंट्स आ जाएंगे जो वो पूछे उन्होंने, और सारे तो पूछे नहीं है, सिर्फ 8 ट्रांजैक्शन पूछे, 8 लिख करके आने थे। ये वाला भी आपका एमएसटी से आया है। इसके अंदर जो 16 वाला है आपका ये रहा सस्पिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा वो नेक्स्ट क्वेश्चन था ओनली अ क्वालिफाइड पीयर रिव्यूअर कैन बी एम्पैनल्ड बाय द पीयर रिव्यू बोर्ड इल्यूसिडेट। तो इस पे आपको क्वालिफिकेशंस लिखनी थी पीयर रिव्यू के लिए जो दी हुई है चैप्टर नंबर 17 में ठीक है। चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 398 पे ये दिया है आपको, यही मिल जाएगा 398 ये रहा 398 में क्वालिफिकेशंस ठीक है। क्वालिफिकेशंस फॉर पीयर रिव्यूअर ये आपको इसके अंदर लिख करके आना था, और ये भी आपका जो है इन्होंने एमएसटी में से ही पूछा है ठीक है। ये रहा क्वालिफिकेशंस फॉर पीयर रिव्यूअर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा वो पूछा प्रैक्टिसेस एंड प्रेसिडेंट्स यूज्ड बाय ऑडिटर फॉर फॉर्मिंग द ऑडिट ओपिनियन मे बी एज पर द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इल्यूसिडेट। तो ये जो है ये आपका है चैप्टर नंबर 15 से पेज नंबर 368, चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 368। ये प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन जो है ठीक है, प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, इसके अंदर आपको यहाँ पर नीचे ये बात दी हुई है रोल ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड प्रैक्टिसेस ठीक है। सो यही इसके अंदर आपको लिख करके आना था, इसी के ऊपर उन्होंने जो है क्वेश्चन बना दिया। ये लिखा है प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंट्स यूज्ड बाय द ऑडिटर फॉर फॉर्मिंग द ऑडिट ओपिनियन मे बी एज पर द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जो आपके क्वेश्चन में लाइन थी ठीक है। अब ये भी आपका एमएसटी में से ही बना है, एमएसटी के अंदर चैप्टर नंबर 15 इसके अंदर ये आप देखोगे प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो पूछा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी यूज्ड इन एथिकल प्रैक्टिसेस। ये आपको आया था पेज नंबर 429 चैप्टर नंबर 18 से, ठीक है, जो एथिक्स वाला आपका चैप्टर है। पेज नंबर 429 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 429 यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 429 ऑटोनॉमी वाला, ठीक है। तो ये आपको समझाना था प्रिंसिपल, और ये भी आपका जो एमएसटी में से आया है 18 वाले चैप्टर पे अगर आते हैं तो 18 वाला में एथिकल प्रैक्टिसेस, एथिकल प्रैक्टिसेस, ये एथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे पूछा था वो पूछा था इनसाइडर ट्रेडिंग की सीधे सीधे पेनल्टी पूछी थी। सो ये चैप्टर नंबर 20 से उन्होंने पूछा था, 504 पे दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 20 504। यहाँ दिया हुआ है ये रहा, पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, ये आपको लिख करके आनी थी सीधे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा होगा, क्वांटिटी टाइप एंड कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर्स वेरी विद द सर्कमस्टांसेस बट दे शुड बी सफिशिएंट टू शो दैट रिकॉर्ड्स अग्री और रिकंसाइल विद द स्टेटमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड ऑन एंड दैट द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ फील्ड वर्क हैव बीन ऑब्जर्व्ड। कमेंट, तो ये भी मॉड्यूल की लाइन है, उसी को कॉपी कर दिया यहाँ पर उन्होंने और सीधे बोला कमेंट करने के लिए। चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन पूछा है, 337 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 337, 337 यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, क्रिएशन ऑफ ऑडिट ट्रेल्स करके एक हेडिंग है, उसके अंदर ये दिया हुआ है। Quantity, type, and content of working paper vary with the circumstances, but they should be sufficient to show that the records agree or reconcile with the statement or other information reported on, and that the applicable standard of fieldwork have been observed. यही आप पूरा उन्होंने कॉपी कर दिया, यही आपको लिख करके आना था यहाँ पे 3 पॉइंट्स ये वाले, ठीक है, बिकॉज ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा है उन्होंने, 3 मार्क्स में पूछा है, तो यही पॉइंट्स पूछना चाह रहे थे आपसे, जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने आपसे पूछा क्वेश्चन, ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है ऑडिट से रिलेटेड। इसमें ये पूछा था कि 24 आवर्स मार्केट है, तो इस कंपनी में क्या होता है ना, लार्ज रिटेल कंपनी, इसमें डेटा ब्रीच हो जाता है, सिग्निफिकेंट डेटा ब्रीच, ठीक है, तो इस कारण से बहुत सारे लॉसूट्स वगैरह, सेटलमेंट्स वगैरह फेस करने पड़ते हैं। तो आपसे पूछा था आइडेंटिफाई द ऑडिट जो मिनिमाइज कर सकता है रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस, डिस्ट्रप्शन या डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी दैट में अराइजेस फ्रॉम द फेलियर ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, ठीक है। एक तो आइडेंटिफाई करना था ऑडिट, पहली चीज, दूसरा इसका स्कोप बताना था, और तीसरा सिक्योरिटी एंड कंट्रोल इश्यूज जो है इसके अंदर वो बताने थे। तो ये चैप्टर नंबर 11 से पूछा है आपसे, पेज नंबर 280 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 280 चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 280, यहाँ पर ये रहा, ठीक है, साइबर ऑडिट, और साइबर ऑडिट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना था। फिर उसके बाद में जो आपसे स्कोप पूछा है, ये स्कोप वाला आप लिख देते पूरा, और फिर उसके बाद में सिक्योरिटी एंड कंट्रोल इश्यूज, ये 3 पॉइंट आपको लिखने थे। तो 3 चीजें पूछी थी, ये तीनों आपको लिख करके आना था इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपसे उन्होंने पूछा XJX एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है विच प्राइमरीली यूज्ड टू डेवलप मैन्युफैक्चर लाइसेंस सपोर्ट सेल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, ये अक्यूज्ड पाई गई ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, ठीक है, और एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन में अक्यूजेशन क्या लगाया गया कि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो कर रही है रादर देन इन्वेस्टिंग द रिसोर्सेज इन मोर एफिशिएंट बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब इसके बाद पूछा एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑडिट which can be carried out so as to know whether proper operating standards and norms have been established for economical and efficient use of resources, ठीक है। अब यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है, वो इसको सोच रहे होंगे कि यार ये चैप्टर नंबर 8 से आया है या चैप्टर नंबर 11 से आया है, ठीक है, बिकॉज ऑडिट उसमें ही दिया हुआ है, बट ये दोनों में से नहीं आया, ये आपका आया है कहाँ से, चैप्टर नंबर 10 से आया है, इंटरनल ऑडिट से, ठीक है। इंटरनल ऑडिट का अगर आपने स्कोप पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ है ये वाली चीज, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो पेज नंबर 248 के ऊपर ये दिया है, 248 पे अगर अपन चलते हैं, ठीक है, 248 ये रहा यहाँ पर, 248 के अंदर आप देखो ये स्कोप दिया है, ठीक है, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट के अंदर जो ये वाला पॉइंट है, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यहीं से उन्होंने पूछा, और इसमें पहली लाइन से आप ट्रैक कर सकते थे क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिटर शुड चेक वेदर प्रॉपर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यही इन्होंने यहाँ पर आपसे बोला कि वेदर प्रॉपर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये आपको लिख करके आना था इसके अंदर पूरा, ठीक है, इंटरनल ऑडिट के बारे में, और क्या क्या अब स्कोप के अंदर आएगा इंटरनल ऑडिट के, जब हम ये चेकआउट करेंगे ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स है नहीं, तो इसके अंदर ये जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये आपको लिख करके आने थे इसके अंदर, और ये भी क्वेश्चन आपका एमएसटी से ही बना है। एमएसटी के अंदर अगर आते हैं तो चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 10 में स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने आपसे पूछा एक्सप्लेन द मैनर इन विच कंपनी शुड एंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑन ऑल द मटेरियल मैटर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सिचुएशन, परफॉर्मेंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी एज पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट कंडक्ट एंड प्रैक्टिसेस। गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताने थे गुड कॉर्पोरेट कंडक्ट एंड प्रैक्टिसेस के, इसमें स्पेसिफिकली वाला पॉइंट भी देख लेंगे। ऑल्सो इंडिकेट 2 प्रिंसिपल्स जो कि बोर्ड ऑफ द कंपनी शुड इफेक्टिवली एंश्योर। तो 2 चीजें पूछी है इसके अंदर आपसे, ठीक है। अब ये कहाँ दिया है, चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 238 से आपसे पूछा है उन्होंने, ठीक है, 238 यहीं ऊपर ही आ जाएगा, 238 238 ये रहा, ठीक है।
गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट कंडक्ट एंड प्रैक्टिसेस। अब ये पूरा नहीं पूछा था उन्होंने आपसे जो ये वाला पॉइंट है इसका एच वाला जो कौन सा पॉइंट है, सॉरी एन वाला जो पॉइंट है, ठीक है, एन वाले पॉइंट पे क्वेश्चन बना करके पूछा कि कंपनी शुड एंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑन ऑल द मटेरियल मैटर्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन, परफॉर्मेंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, जो लाइन वाला लिखे क्वेश्चन में, तो आपको ये बता के आना था ये जो मैनर दिया हुआ है, ठीक है, किस तरीके से, यही पूछा ना यहाँ पर इन्होंने, एक्सप्लेन द मैनर इन विच कंपनी शुड एंश्योर, तो ये मैनर के 3 पॉइंट्स बता के आने थे आपको। और फिर उसके बाद में इन्होंने जो बोला कि 2 प्रिंसिपल जो कि बोर्ड को एंश्योर करने ही है, इफेक्टिवली एंश्योर करने, वो ये वाला पॉइंट था क्यू वाला, इसमें से आपको कोई से भी 2 लिख के आ जाने थे, ठीक है, बहुत सारे दिए हुए इसके अंदर, 9 पॉइंट्स दिए हैं इसके अंदर, आपको 2 लिख के आने थे इसके अंदर, तो बोर्ड ऑफ द कंपनी शुड इफेक्टिवली एंश्योर, और इसमें से जो भी आपको याद थे, ठीक है। ये भी आपका एमएसटी में से ही बनाया था इन्होंने, एमएसटी के अंदर अगर चलें चैप्टर नंबर 9 पे, तो यहाँ पर ये था गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट कंडक्ट एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो इन्होंने पूछा सिक्स्थ के अंदर, सिक्स्थ में इन्होंने पूछा कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के बारे में और फिर टैक्स ड्यू डिलिजेंस भी इसके अंदर आ जाता है, ये एक स्टेटमेंट दिया था, इसके ऊपर आपको जो है इल्यूसिडेट करने का बोला था। तो ये आपका जो है चैप्टर नंबर 19 फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है, पेज नंबर 458 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 458, 458, 458 यहाँ पे आ जाएगा, ये नहीं यहाँ नहीं, फाइनेंशियल फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस ये रहा आपका, ठीक है, 458 पे, तो यही लिख करके आना था यार आपको इसके अंदर, और ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कैन फर्दर एक्सटेंडेड टू टैक्स ड्यू डिलिजेंस, तो टैक्स ड्यू डिलिजेंस के अंदर क्या क्या आता है वो आपको बता देना था, ये तो थोड़ा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के बारे में बता देते आप, और फिर उसके बाद थोड़ा सा टैक्स ड्यू डिलिजेंस के बारे में बता देते। देन उसके बाद बी वाले में उन्होंने आपसे पूछा ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट असाइनमेंट एक्सेस वेरियस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इल्यूसिडेट, तो ये आपका जो सीएसएस 1 है उसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन था। अब ये आया आपको चैप्टर नंबर 12 से, बिकॉज़ चैप्टर नंबर 12 में भी सीएसएस 1 दिया हुआ है, ठीक है, डिटेल में पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी के पॉइंट्स दिए हैं, तो वो आपको लिख करके आने थे इसके अंदर 319 में जो ये दिया हुआ है 319 319 316 है ना, 319 यहाँ पर दिया 319 कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, तो यही पॉइंट्स आपको लिख के आने थे, और इसके अंदर ये जो सब दिया हुआ है ना, 6 पॉइंट्स है ये लिखने थे, और ये आपको दिया हुआ है किसके अंदर, जो मेन आपका सीएसएस 1 है उसी के अंदर, सीएसएस 1 के अंदर ही आता है ये, ठीक है, तो सीएसएस 1 यहाँ पर आपको मेन हेडिंग इन्होंने दी हुई है पूरी, सीएसएस 1 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, सीएसएस 1, तो ये आपका एमएसटी से आया है। एमएसटी में अगर चलें तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर, ये चैप्टर नंबर 12 में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट एंगेजमेंट, इसी के अंदर से आपको पूछना है। फिर उसके बाद में जो अगला आपका सी वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, वो पूछा आरओसी और एसएफआई जो कंप्लेंट फाइल करते हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट करा जाता है उसके ऊपर, तो ये जो है ये आपका चैप्टर नंबर 20 में दिया हुआ है ना, पेज नंबर 489 पर, 489 पर दिया हुआ है, 489 489 ये रहा यहाँ पर, ये रहा डीलिंग विद द कंप्लेंट बाय आरओसी एंड एसएफआई इन स्पेशल कोर्ट, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो और ये टेबल भी आपको दिया, तो अगर आप ये टेबल के फॉर्म में भी लिख देते तो भी काम हो जाता, ठीक है, और भी जो बीच में पॉइंट्स दिए वो भी ऑब्वियसली आपको लिखने थे क्योंकि 5 मार्क्स का उन्होंने पूछा है, बट ये टेबल भी लिख के आते आप तो भी जो है कुछ हद तक तो आपका काम हो ही जाता, ठीक है, तो ये इसके अंदर लिखना था आपको। फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा वो पूछा कि जो लीगल ड्यू डिलिजेंस है वो एक्सप्लेन कर दो, तो लीगल ड्यू डिलिजेंस भी चैप्टर नंबर 19 462 पे दिया है ना, चैप्टर नंबर 19 462, चैप्टर नंबर 19 462 ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 462 लीगल ड्यू डिलिजेंस, ये पूरा आपको जो है बता करके आ जाना था। उसके बाद जो नेक्स्ट आपसे उन्होंने पूछा वो पूछा कि अप्रोचेस क्या है, ठीक है, टू बी यूज्ड फॉर रिव्यू ऑफ अटेस्टेशन सर्विस एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स, तो ये आपको चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 398 से पूछा उन्होंने, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 चैप्टर नंबर 17 में यहाँ पे आप देखो आपको दिया हुआ था क्वालिफिकेशन के जस्ट नीचे दिया है, ये रहा द रिव्यूअर्स अप्रोच, कि रिव्यूअर की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स लेके आने थे बस आपको इसके अंदर, ये 6 पॉइंट्स। फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपसे उन्होंने पूछा वो पूछा कि सीएसआर के ऊपर, है ना, सीएसआर के ऊपर आपको जो है नोट प्रिपेयर करना था बेसिकली एक, और नोट में आपको पहले बताने थे प्रोविजंस इंडिकेटिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर स्पेंडिंग, ठीक है, सीएसआर स्पेंडिंग की एप्लीकेबिलिटी के जो पॉइंट्स है वो आप बताते पहले इसके अंदर। उसके बाद उन्होंने पूछा आपसे कि क्या सीएसआर प्रोविजन एप्लीकेबल है इंस्टेंट केस में, जो ऊपर केस दिया हुआ है आपको उसमें एप्लीकेबल है नहीं है, और फिर कैलकुलेट करना था सीएसआर स्पेंडिंग, ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको करनी थी, इसमें एप्लीकेबिलिटी के प्रोविजन भी बताने, फिर इंस्टेंट केस में एप्लीकेबल है नहीं है वो भी बताना है, फिर उसके बाद में कितना सीएसआर स्पेंड करना पड़ेगा वो भी बताना है आपको। तो अब इसके अंदर कहाँ से आया ये क्वेश्चन, ये आपको आया है चैप्टर नंबर 11, ठीक है, जो सीएसआर के बारे में पूरा दिया है, पेज नंबर 267, 267 ये रहा, तो 267 पे आपको पूरा दिया है सीएसआर के बारे में इन्होंने, ये सीएसआर ऑडिट, ठीक है, सीएसआर ऑडिट के ऊपर इन्होंने बना दिया, एप्लीकेबिलिटी आपको ये लिख करके आनी थी।
फिर उसके बाद उन्होंने जो पूछा इंस्टेंट केस में एप्लीकेबल है नहीं, तो वो जो भी अमाउंट है वो अभी देख लेते हैं एक बार, और स्पेंडिंग कैलकुलेट करने का आपको जो है बोला है। ये भी आपका एमएसटी से आया था, एमएसटी के अंदर 11th वाला जो चैप्टर है आपका, 11th वाले में ये रहा सीएसआर ऑडिट। ठीक है, अब इसमें क्या बोला यार क्वेश्चन में कि लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, उसका नेटवर्थ कितना है 450 करोड़ है, तो नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया तो पूरा नहीं हो रहा क्योंकि 500 करोड़ चाहिए होती है। ठीक है, टर्नओवर 1200 करोड़ है, तो टर्नओवर वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। एंड नेट प्रॉफिट ऑफ INR 250 करोड़ इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो टर्नओवर वाला और नेट प्रॉफिट वाला दोनों क्राइटेरिया पूरा जो पूरे हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि टर्नओवर के अंदर 1000 करोड़ आपको चाहिए होता है, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट में 5 करोड़ या उससे ज्यादा ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी तो है, तो ये आपको पहले प्रोविजन लिख देना था, फिर आपको दूसरे का भी आंसर मिल गया इसके अंदर कि प्रोविजन एप्लीकेबल है नहीं, द आंसर इज यस एप्लीकेबल है। अब आगे दिया नेट प्रॉफिट्स कंपनी के लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर के, 250 करोड़ है, 200 करोड़ है, 200 करोड़ है और INR 100 करोड़ है। तो इसमें स्पेंडिंग कैलकुलेट करनी थी। अब आपको पता है स्पेंडिंग जो है वो कितना होता है, स्पेंडिंग स्पेंडिंग होती है 2% ना, स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, है ना, 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो 3 कौन से हो जाएंगे, 250, 200 और 200, यानी इसका टोटल कितना हो गया 400 प्लस 250, 650। ठीक है, और 650 डिवाइडेड बाय आपको करना था 3, तो 650 डिवाइडेड बाय 3 जब आप करोगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 216.67 CR। ठीक है, अब ये 216.67 CR का आपको 2% जो है वो लेना है, तो ये आपका आ जाएगा 4.33 करोड़। ये 4.33 करोड़ उसको जो है करना पड़ेगा। तो ये बस एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो आपको करनी थी। तो ये आपका पूरा पेपर है डीडी का। होप कि आपको जो है चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ से इन्होंने क्वेश्चन बनाए। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल से बनाए, है ना, लाइनों में से उठा उठा करके बनाए। तो मॉड्यूल पढ़ना, जैसा मैंने जीआरएमसी के अंदर भी बोला था, बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं बोलूंगा जीआरएमसी के अंदर जैसे उन्होंने बनाए थे क्वेश्चन मॉड्यूल की लाइनों से, वैसे यहाँ पर भी उन्होंने करा। तो आपको मॉड्यूल पढ़ना बहुत जरूरी है और हर एक सब्जेक्ट का पढ़ना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था, और वो वाला था आपको कौन सा क्वेश्चन, स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन, है ना। तो ये स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन था, बस यही बाहर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आप बोल सकते हो। I hope you found this video helpful. Please make sure to subscribe to the channel so that you get these type of videos on timely basis. Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.